हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम MED 008 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके जून 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आंसर्स को हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ये वीडियो से कुछ हेल्प हो सके। उसके अलावा अगर आपको MED 008 के जो यूनिट वाइज नोट्स हैं, जिसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स की जो है समरी मिल जाती है, तो आप जो है उन नोट्स को परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस नंबर पे हमें मैसेज करके। उसके अलावा हमारे पास MED 008 का गैस पेपर भी अवेलेबल है। अगर आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन करनी है और आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस नंबर पे मैसेज करके अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। ये सेम नंबर आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे कॉपी कर लो एंड इसको सेव करके इस पर मैसेज कर दो। मेरी जो टीम है वो आपको आगे फर्दर असिस्ट कर देगी। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो आज हम सभी जानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, हम सब क्या बातें करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो है कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है, कि उसकी वजह से सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कनेक्टेड हो गई हैं, वेरियस जो कंट्रीज़ हैं। तो क्वेश्चन ने ये पूछा कि आपको ये बताना है कि ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से प्रतिकूल प्रभाव हैं। ठीक है, कौन कौन से उसके ऐसे प्रभाव हैं जो जिनसे हमें नुकसान हुआ है। तो आंसर को शुरू करने से पहले आपको क्या करना है कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है अपने आंसर में। तो आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ कनेक्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड टेक्नोलॉजिकली। क्या करा है ग्लोबलाइजेशन ने? ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया है ना, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी रूप से। वाइल इट हैज़ ब्रॉड न्यूमरस बेनिफिट्स लाइक ट्रेड, एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, इट हैज़ ऑल्सो कॉज सीरियस हार्म टू द एनवायरमेंट। तो मैंने को ये बताना है कि देखो ग्लोबलाइजेशन का क्या मेन काम था। जब ग्लोबलाइजेशन किया गया तो हमने देखा कि उसकी वजह से वर्ल्ड की जो वेरियस इकोनॉमीज़ हैं वो आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं। आज हमें इंडिया का सामान अमेरिका में मिल जाता है, अमेरिका का सामान इंडिया में मिल जाता है, जापान की चीज़ें हम अपने देश में ले सकते हैं। तो इकोनॉमिकली हम कनेक्ट हुए। दूसरा, कल्चरली आज देखा है कि तुमने कि कितना कोरियन कल्चर जो है इंडिया में फॉलो होता है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिकली, कल्चरली और टेक्नोलॉजिकली जो वर्ल्ड है ना, पूरी जो दुनिया है, वो क्या हो गई गाइज, आपस में जुड़ गई। हम देखते हैं कि इसके कई सारे बेनिफिट्स हो गए। जैसे कि पहला बेनिफिट क्या हुआ कि इससे ट्रेड एक्सपेंड हुआ, जो हमारा व्यापार है वो बढ़ा। दूसरा, इससे जो है तकनीक, रोजगार, इन सब में लाभ हुआ। लेकिन इसका पर्यावरण पर जो प्रभाव हम देखते हैं वो थोड़ा सा कैसा है, नकारात्मक है। तो हमें यही बताना है कि जो हमारा पर्यावरण है उस पर कैसे इसने नकारात्मक प्रभाव डाला। तो सबसे पहले जो भी पॉइंट्स को मुझे इंक्लूड करना है मैं उन सबको आपको समझाऊंगी। देखो, सबसे पहला कि इसने औद्योगिकरण और प्रदूषण को बढ़ावा दिया। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमने क्या देखा कि जो वर्ल्ड की वेरियस इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, वो आपस में क्या हो गई, कनेक्ट हो जाती हैं। जब वो कनेक्ट होती हैं तो नई नई क्या लगने लग जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ लगने लग जाती हैं, MNCs जो है बढ़ जाती हैं। ठीक है, वो जो है छोटे देशों में जाके वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह को क्या करने लग जाती हैं, अपना मतलब इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई ब्रिटेन की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, तो वो चाहेगी कि वो इंडिया जैसी कंट्री में आए और वो यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर दें अपना पैसा। इन्वेस्ट क्यों करें? क्योंकि यहाँ पे उनको चीप लेबर ईजिली मिल जाती है ना, ईजिली काम करने वाले मिल जाते हैं। दूसरा, उनको रिसोर्सेज भी ईजिली यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ग्रोथ जो है वो बढ़ जाता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या गोल होता है? ये चाहते हैं कि जो है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे। अब इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो कि डेवलप अभी कर रही हैं, तो वो क्या चाहेंगी कि वो क्या करें, विदेशी जो निवेश होता है ना, विदेशी निवेश चाहती हैं वो। तो वो क्या करती हैं कि अपने यहाँ पे जो पर्यावरण वाले कानून होते हैं ना, पर्यावरण के जो नियम होते हैं, उनमें थोड़ी सी क्या कर देते हैं, ढील दे देते हैं। तो इस डील की वजह से क्या होता है कि पर्यावरण की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। क्योंकि अब इंडस्ट्रीज़ जो बाहर से आ रही हैं उनके ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट लॉज लागू नहीं होते हैं। स्ट्रिक्ट लॉज हमने क्यों नहीं लागू करे? क्योंकि हम चाहते थे कि वो यहाँ पर आएँ और हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें।
इस वजह से। तो पहला समझ गए कि इससे हम क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉल्यूशन की होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता है। तो पहला क्या हो गया, वैश्वीकरण के प्रमुख जो पहलू हैं उसमें औद्योगिकरण और प्रदूषण है। फिर हम दूसरा देखेंगे कि वनों की कटाई और भूमि क्षरण हो जाता है। तो क्योंकि हमें ग्लोबल डिमांड्स को पूरा करना है, जैसे कि पाम ऑयल, कॉफ़ी, टिम्बर, तो हमें भारी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि अमेजोन है ना, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका में बड़े पैमाने पर जो है वनों की कटाई हुई है। दूसरा जो है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत ज़्यादा होता है। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा, जो वाटर बॉडीज़ हैं उन पर प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया है। मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल, हर एक चीज़ पे जो है प्रेशर बढ़ चुका है। जितने भी हमारे संसाधन हैं, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो हमने क्या करा है, ओवर उन्हें एक्सप्लॉइट कर दिया है। जो भी बाहर से कंपनीज आती हैं वो भी क्या करती हैं, हमारी कंट्रीज़ के, छोटी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को अनसस्टेनेबली यूज़ करती हैं। परिवहन और ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन हम देखते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड्स ऑन हैवी यूज ऑफ शिप्स, एयरप्लेन्स एंड ट्रक। दीज कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो हमने क्या देखा कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो सारी की सारी परिवहन और इससे निकलती हैं। शिप्स का जब यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि ट्रेड को बढ़ाना है, मुझे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, तो मैं क्या बोलते हैं, रिक्शा में, बैटरी रिक्शा में तो नहीं कर पाऊंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी बड़ी शिप्स, एरोप्लेन्स है ना, ट्रक्स का यूज़ करना पड़ता है। तो जब हम इनका यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होता है बहुत ज़्यादा। तो हम क्या देखते हैं कि इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन भी तेज़ हो जाता है। उसके अलावा ई वेस्ट जो है, ग्लोबलाइजेशन ने कंज्यूमरिज्म को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पैकेजिंग हो गया, प्लास्टिक यूज़, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम देखते हैं कई सारे जो विकासशील देश हैं, देशों में, विकसित देशों ने खतरनाक ई कचरा भी जो है वो यहाँ पे लेकर आ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव क्या होता है, इससे सबसे ज़्यादा जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसका लॉस हो जाता है। उनका हैबिटेट जो है, जहाँ पे भी हमारे जो फ्लोरा एंड फौनाज होते हैं, जो रह रहे होते हैं, पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक आवासों के विनाश से जैव विविधता पर गंभीर असर पड़ा है। जलवायु का परिवर्तन के बारे में हमें बताना है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ गाइस, टेम्परेचर बढ़ गया, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बढ़ गए। इंडिजीनियस और जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनका उनके लैंड से एक्सेस भी खत्म हो गया। तो इन द फाइनल कंक्लूजन हमने क्या समझा कि ग्लोबलाइजेशन ने डेवलपमेंट को तो एक्सीलरेट कर दिया, ये तो सही है कि भाई इसने डेवलपमेंट को बढ़ाया है, वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट किया है, लेकिन इसके एनवायरनमेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यद्यपि वैश्वीकरण ने विकास की गति को तेज किया है, क्या करा है, विकास की गति को तेज किया है, लेकिन इसके पर्यावरणीय दुष्परिणामों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। A balance must be struck between economic progress and ecological protection। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है कि हम अपने देश की ये जो आर्थिक प्रगति है और हमारे देश की जो पारिस्थितिकी का संरक्षण है, दोनों के बीच में क्या बना के रखें गाइस, एक तरीके का जो संतुलन है वो स्थापित करना आवश्यक है। ठीक है, ये आपने कंक्लूजन में बता देना है। देन अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है how globalization has increased the gap between developed and developing countries। कि वो कंट्रीज़ जो पहले से डेवलप हो चुकी थी और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो गैप है, ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ाता है। एक बात मुझे बताओ कि डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में तो पहले से ही खाई है ही ना, वो गैप तो है ही। तो ग्लोबलाइजेशन वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट ग्लोबल इक्विटी बाय इंटीग्रेटिंग इकोनॉमीज। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये समझो पहले। जब ग्लोबलाइजेशन लेके आया गया तो उसको इस उद्देश्य से लेकर आया गया कि वो विश्व की जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सभी को जोड़ेगा और समान विकास को बढ़ावा देगा। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है ना, इन प्रैक्टिस हमने क्या देखा कि उसने जो सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड है, क्या जो सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड है, विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक खाई को और ज़्यादा चौड़ा कर दिया। इसके बाद क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये खाई बड़ी हो गई। तो पहला कारण है तकनीकी असमानता। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस जो है टेक्नोलॉजी है ना, विकसित देशों के पास हमने क्या देखा कि उनके पास उन्नत तकनीक है और अनुसंधान तक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, हर एक चीज़ तक जो है उनकी पहुंच है। जबकि वहीं जो विकासशील देश हैं वो पुरानी और आयातित तकनीक पर निर्भर रहते हैं। जो विकासशील देश हैं उन्हें इन डेवलप्ड कंट्रीज से ही जो है लेना पड़ता है टेक्नोलॉजी को। दूसरा, ट्रेड टर्म्स जो होती हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ ज़्यादातर क्या करती है, जो व्यापार की नीतियाँ होती हैं ना, ट्रेड पॉलिसीज़,
वो डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित जो देश होते हैं ना, उनके पक्ष में ज़्यादा होती हैं, जिससे कि विकासशील देशों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना कठिन होता है। MNCs from developed nation exploit cheap labor and weak regulations in developing countries। तो जो MNCs हैं, जितने भी हमारे डेवलप नेशंस हैं, वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं चीप लेबर को, वीक रेगुलेशंस लेकर आते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो क्या करते हैं, जैसे मान लो इंडिया में कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आता है, तो वो आएगा यहाँ पे, और वो यहाँ पे क्यों आएगा, ताकि वो हमारे श्रम, जो हमारा लेबर है और जो हमारे वीक रेगुलेशंस हैं, उनका फ़ायदा उठा सके, और जो उसका प्रॉफिट होगा ना, उसको क्या करेगा, अपने होम कंट्री में भेज देगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा, पूंजी और संसाधनों का असमान प्रवाह होता है। तो फ्लो ऑफ कैपिटल जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम देखते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ऑफन कॉन्सेंट्रेटेड इन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज, वो इकोनॉमी जो पहले से स्ट्रॉन्ग होती है ना, वहाँ पर ही जाता है, और डेवलपिंग कंट्रीज में केवल कुछ ही सेक्टर्स में होता है, जिसकी वजह से हम अनइवन डेवलपमेंट देखते हैं। अब एक बात बताओ कि कोई भी MNC आती है तो इंडिया के बड़े बड़े एरियाज में, बेंगलोर में आ जाएगी, है ना, गुरुग्राम में आ जाएंगी, बट जो है पूरे ओवरऑल इंडिया में तो सेम नहीं है ना। तो हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो जाता है, अनइवन हो जाता है। एंड हमें इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, ब्रेन ड्रेन की समस्या। तो जो भी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स होते हैं डेवलपिंग नेशन से, वो क्या करते हैं, माइग्रेट, इंडिया के जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो क्या करेंगे, डेवलप कंट्री में माइग्रेट करते हैं। इसी को हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन, कि जो हमारे देश की प्रतिभा है वो जो है दूसरे देश में चली जाती है। दूसरा, ऋण और निर्भरता। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो लोन पे जो है ना, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, उनके वहाँ से लोन वगैरह लेके उस पर डिपेंड रहती हैं, जिसकी वजह से उन वो फाइनेंशियली भी सोवरन नहीं होती हैं। मतलब कि मान लो कि अगर हमने IMF से कोई लोन ले रखा है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से हमने लोन ले रखा है, तो हम उसके ऋण के जाल में हैं, और जो भी उसने मुझे नीतियाँ बताई हैं, फिर मुझे वो नीतियाँ अपने देश में लागू करनी पड़ेंगी। बेसिकली अगर मुझे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से लोन लेना है, तो मुझे अपने देश में उनके बताए हुए जो रिफॉर्म्स हैं वो करने पड़ेंगे, ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट। अब गाइस जो है परिणाम क्या होते हैं इससे, तो आय और संपत्ति जो है इनइक्वालिटी हम देख रहे हैं, रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग रिलेटिवली मोर पुअर, है ना, गरीब वर्ग और पीछे छूट गया। असमान इससे विकास हो रहा है, अर्बन एरियाज तो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, जबकि जो रूरल रीजन्स हैं वो क्या है गाइज, अभी भी पिछड़े हुए हैं। और राजनीतिक जो निर्भरता है, डेवलपिंग नेशंस जो हैं ऑफन फेस प्रेशर फ्रॉम डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग नेशंस ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज से प्रेशर फील करते हैं। सो इन द फाइनल कंक्लूजन वी विल से दैट दो ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़, है ना, ग्लोबलाइजेशन ने हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए अवसर दिए हैं, बट इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज डीपन द इनइक्वालिटीज बिटवीन द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। बट इसने कहीं ना कहीं जो देश हैं उनके बीच में जो असमानता है उसको बढ़ाया है। अनलेस रिफॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस टू इंश्योर फेयर ट्रेड, इक्विटेबल टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, दिस डिवाइड विल कंटिन्यू टू ग्रो। तो जब तक हम न्यायपूर्ण तरीके से नहीं चलेंगे तब तक ये डिवाइड जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे न्यायपूर्ण होना चाहिए, मानव संसाधनों के विकास पे हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि ये खाई और ज़्यादा गहरी ना हो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे कि तुम्हारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब का क्या रोल होता है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में, ये हमें समझना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और क्षेत्रीय विकास जैसी संस्थाएं वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इन संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता और विकास को बढ़ाना था। क्या उद्देश्य था, समझ गए। अभी वैश्वीकरण में इनकी क्या भूमिका है, तो क्योंकि ये ऋण प्रोवाइड करते हैं, ये जो है लोन एड पैकेजेस जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को देते हैं, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी ग्लोबल इकोनॉमी में, ठीक है, वहाँ पे पार्ट उसका बन सकें। दूसरा, आर्थिक उदारीकरण का ये समर्थन देते, जैसे कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं ताकि उदारीकरण को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके, ठीक है। उसके बाद वैश्विक पूंजी प्रवाह का ये प्रोत्साहन करते हैं। सो बाय प्रमोटिंग फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, IFIs अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या करते हैं, देशों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आने का काम करते हैं कि जो है वैश्विक पूंजी प्रवाह उन्हें मिले। दूसरा, नीतिगत मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता ये प्रोवाइड करते हैं। ये संस्थाएं जो हैं ये क्या करती हैं, देशों को पब्लिक फाइनेंस हो गया, गवर्नेंस, रेगुलेटरी सिस्टम, इन सब में उनको प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, आपातकालीन वित्तीय सहायता भी ये
देती हैं। सो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997, कोविड-19, हमने देखा कि ये कंट्रीज़ को क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। इसकी जो है आलोचना भी हम कर सकते हैं, जैसे कि कभी कभी ये क्या करती हैं ना, दूसरे देशों पे जो है पॉलिसी को इम्पोज करती हैं। तो ये देखते हैं कि जो भी कंडीशंस लगा देते हैं वो, कि अगर तुम्हें मुझसे लोन चाहिए ना तो तुम्हें ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। और कभी कभी ये डेवलपिंग नेशंस की लोकल नीड्स को जो है सूट नहीं करता। दूसरा, ये डेब्ट ट्रैप में फंसा देते हैं कभी कभी। अधिक ऋण के चलते विकासशील देश दीर्घकालिक ऋण जाल में फंस जाते हैं और सोशल इनइक्वालिटी आ जाती है। इसके अलावा अब जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो आप बताएंगे कि इन सब का एक रोल है ग्लोबलाइजेशन को एक्सपेंड करने में, है ना, मार्केट रिफॉर्म्स लाने में। बट ग्लोबलाइजेशन को अगर हमें और ज़्यादा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बनाना है तो इन इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि पारदर्शिता होनी चाहिए, और लोकल अडेप्टेबिलिटी, यानी कि जिस देश का जो उनके हिसाब से नीतियाँ ये बनाएं ताकि इक्विटेबल डेवलपमेंटल आउटकम्स निकल सकें। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर द पार्ट 1। आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, उससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पे हम आपको पीडीएफ के जो लिंक्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो सेम आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ के ही लिंक्स मिलते हैं, दोनों सेम है, ठीक है, आपको जो चॉइस हो। उसके अलावा एक चीज़ मुझे बतानी थी आप लोगों को कि जो पार्ट 2 का वीडियो है वो भी अपलोड हो जाएगा। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट क्वेश्चंस हैं तो आप वो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं।